अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लेट्स कब अभी आ रही है बात आपको? Yeah. Okay, so today we're going to inshallah go into uh, jumping towards from serotonin. हम साथ साथ लेके चलेंगे serotonergic processes. Serotonin क्या है, हमारा dominance hierarchy क्या है, क्यों हम दुनिया में जो काम करते हैं वो करते हैं। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, ये दान खत्म हो रहा है। Let's begin with the personality types today, inshallah. Participants are coming in, तो मैं साथ साथ enter कर रहा हूँ। जी, let's begin proceedings. So today we're going to do two things. अपने टेकआउट्स में आपने दो चीजों को मद्देनजर रखना है। आज हमने दो चीजें बड़ी तफसील से करनी है। एक तो आपकी पर्सनालिटी टाइप्स जो है ना, हमने वो कवर करनी है, जो कि जितनी भी रिसर्च कर चुकी है ना इस वक्त सोशल साइंस, उसके बाद जो दो तीन ऐसे मामला उसने साइंस ने इस वक्त तक सोशल साइंस में हतमी तो नहीं मगर हतमी होने के करीब तरीन जो वर्क प्लान बनाया है प्रिडिक्टेबिलिटी का, एक इसको प्रिडिक्टेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, कि एक पर्सनैलिटी टाइप जो है एक इंसान की, वो जैसे तैसे भी बनती है, उस पर हम आप तफसील से आज बात करेंगे। उसकी जब पर्सनैलिटी एक टाइप है, जो चाहे वो इनेट है, खुदादाद है, अल्लाह की तरफ से है, वो ऐसा ही है, या फिर जैसे भी उसकी बन गई अब आफ्टर अबाउट 13-14 years इन दिस प्लैनेट, तो उसके बाद वो किस तरीके से बिहेव करेगा, रिएक्शन क्या देगा, फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स उसका किस नौयत का होगा, ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए सबसे पहले जब साइकोलॉजी में एंटर करते हैं, हम साइकोलॉजी में एंटर नहीं होंगे, मगर केमिस्ट्री का इससे बहुत बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए मैं ये वाला जो पोर्शन है ना साइकोलॉजी का खींच के पहले लेके आ रहा हूँ। जो बेसिक रिसर्च है वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर जो अब तक जहां तक पहुंच चुकी है रिसर्च, वो जो टूल है, जो इंस्ट्रूमेंट है जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका एक टेस्ट भी आपको मिलेगा।
ग्रुप में शेयर होगा, वो टेस्ट आपने तफसील से जाना है, उस पर आपने पूरी तवज्जो से वो टेस्ट करना है। उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी टाइप जो है ना वो आपको पता चलेगी। उसके दो फायदे हैं, एक तो ये कि आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप पता चल जाएगी, दूसरा ये कि आपको पर्सनैलिटी टाइप्स आइडेंटिफाई करनी आ जाएंगी, ये कितनी है और क्या होती क्या है ये पर्सनैलिटी, उसका फायदा क्या होता है जान लेने का, उसके बाद नुकसान क्या होता है ना जानने का। ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट्स जो आए हैं दुनिया में, ये जब भी पर्सनैलिटी टाइप्स आप अभी आज हम करेंगे इंशाल्लाह तफसील से, तो आपको पता चलेगा कि जब भी हम बिहेवियरल साइंसेज में जाते हैं तो मेजर पोर्शन हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, रिएक्शनरी साइकोलॉजी का, इवन एट समटाइम्स एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी का भी, ज्यादातर जितना भी डिपेंडेंसी आती है वो इंसान के अपने रवैये के ऊपर ही आती है। जितने भी मामलात हम एक दूसरे के साथ करते हैं उसके खिलाफ जो रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन आती है, चाहे वो मियाँ बीवी की हो, दो भाइयों की हो, दो बहनों की हो, माँ बाप की हो, आपके बिजनेस पार्टनर्स की हो, जब भी आप देखेंगे कि जी मैं कोई भी एक इनिशिएटिव लेता हूँ, कोई बात करता हूँ, उसका रिएक्शन किस तरीके से आता है, वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। कोई भी आप इनिशिएटिव लेंगे वहां पे स्टेक्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, स्टेक्स का मतलब है रिस्क इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर नॉट मिस्टेक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। उनकी कोई नीयत में शक नहीं होता, किसी की कोई नीयत नहीं होता, कोई फतूर नहीं डालना चाह रहा था, उनको रिएक्शन उन्होंने देना ही अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक है। ये बातें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, नेगोशिएशन में, मेजर नेगोशिएशन, क्रिटिकल नेगोशिएशन में बहुत जरूरी है कि आपको पता हो, वरना इमोशनल इंटेलिजेंस हमने कवर ही नहीं की। अब उसके पीछे जो केमिस्ट्री है वो हम करेंगे, और सेरोटोनिन कवर करने से पहले पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी टाइप शनाख्त कैसे करते हैं किसी की भी, और वो है क्या चीज, और अगर आपको शनाख्त हो जाए तो आपके रवैये, आपके अपने रवैये में भी बहुत बहुत फर्क आ जाता है। एक पढ़ा लिखा इंसान किसी से बात करता है और इस तरीके से सोशल साइंसेज का वो स्टूडेंट हो, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ। मैं पब्लिक सेशन जब कर रहा होता हूँ ना, तो पब्लिक सेशन में मैं खुद भी, क्योंकि हजारों लोग सामने बैठे होते हैं, लाइव ऑडियंस होती है, और आपने नोट किया होगा कि जिसने अगर देखा है मेरा इन सेशंस के अंदर, मेरा जो द वे आई कैरी माई सेल्फ इज वेरी मेलो, और मेरे सामने कोई नहीं है, मैं कैमरे के सामने इस वक्त बैठा हूँ, और मेरे सामने कोई पर्सनैलिटी नहीं है, मेरे सामने एक परसेप्शन ऑफ पर्सनैलिटीज है। मैं आगे से आवाजें सुनता हूँ और उससे क्या सराई करता हूँ, और बहुत ज्यादा कर रहा होता हूँ। आप भी करेंगे, जब आप ये टेस्ट कर लेंगे आप भी शर्लॉक होम्स खेल रहे होंगे, हर वक्त लोगों की पर्सनैलिटी असेस कर रहे होंगे, और जितने ज्यादा दफा आपने ये प्रैक्टिस की होगी, अभी हम ये लेवल 1 के ऊपर है, 3-4 वीक्स फ्रॉम नाउ जब हम साइकोलॉजी में अंदर पूरी तरह गोता लगा लेंगे, तो मैं आपको फिर इस वक्त की जो ग्लोबली सबसे ज्यादा डिटेल पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो उसका मैं टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट करने के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि पर्सनैलिटी कैसे असेस करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि रिएक्शन कॉज करती हैं एक इंसान के रवैये में, और ये बहुत जरूरी है, और उसमें बहुत हैंडल है पैथोलॉजी का, आपकी केमिस्ट्री का। MMPI-2 का टेस्ट है वो जो हम करेंगे, और उसके बाद आप आधे साइकोलॉजिस्ट तो बन जाएंगे, पूरे ना भी बने तो। खाली उस टेस्ट को पूरी तरीके से समझ लिया आपने, जो कि बहुत ही आसान है समझना, फिक्र नहीं करें। उसके डिफरेंट पिलर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को मैं आपको समझाऊंगा, मगर वो बाद में। अभी आपको बेसिक सेंस आनी चाहिए कि पर्सनैलिटी टाइप्स क्या हैं, और उसका पैथोलॉजी से, आपकी केमिस्ट्री से, आपके न्यूरोबायोलॉजी से क्या ताल्लुक। अब मैं आपको मिसाल दे रहा था, अपनी जब मैं ग्रुप सेशन में कर रहा होता हूँ ना, तो मेरी टोन जाहिर है, और लाइव ऑडियंस होती है तो मेरी टोन बढ़ जाती है। जैसे मेरी टोन बढ़ती है तो मेरी परसेप्शन इन द ऑडियंस भी फर्क पड़ जाती है। अगर मैं ऐसे ही सेशन करूं जैसे मैं इस वक्त आप लोगों के साथ सेशन कर रहा हूं, मेरी यही पिच रहे, यही टोन रहे, तो मेरे सेशन बड़े आसानी से गुजरे हैं, और बहुत अच्छे तो नहीं, बहुत प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स आए। मगर उसका यूज जो है ना वो शायद इतना इस काबिल ना हो, क्योंकि वो एक प्लास्टिक का डेटा आएगा, फेक डेटा आएगा, पीपल विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ देयर शेल्स, और उसके लिए फिर मुझे अपनी टोन और पिच बढ़ानी पड़ती है। आई एम प्रीटी श्योर हर स्पीकर को बढ़ानी पड़ती है, बट वो कॉन्शियसली नहीं देख रहा होता, मुझे कॉन्शियसली करनी पड़ती है। और आप इन सेशंस को और पब्लिक सेशंस के दरमियान जब आप तफरीक मवाजना करेंगे तो आपको तफरीक नजर आएगी कि इतना फर्क पड़ जाता है, ऐसा लगता है डांट रहे हैं शायद साहब आप तो, और या फिर आप रिएक्शन दे रहे हैं, इवन दो रिएक्शन नहीं दे रहा होता। अगर आप वो पूरे 5-5 घंटे के सेमिनार्स देखें तो वो कॉन्टेक्स्ट पूरा बिल्ड होता है, वो आधे मिनट की या 2 मिनट की वीडियो में पता नहीं चलता कि पीछे से कॉन्टेक्स्ट क्या बनता आ रहा है।
अब क्यों आपको बता रहा हूं, जैसे ही आप किसी 2 या 3 बंदों से किसी भी एक ग्रुप के अंदर मुखातिब होंगे, आपने ये गेम कभी नहीं खेलने की पर्सनैलिटी टाइप किया है। देयर इज नो वे कि आप ग्रुप के अंदर एक बंदे की पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई करें। ये रूल नंबर 1 है। इसलिए आपको पहले से अपनी मिसाल देके ही बताया कि मैं 2 बंदे भी हों, चलें 2 तो नहीं, 3, 4, 5 का क्राउड हो और उनके साथ मुझे 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे का सेशन करना हो और एक बंदा खड़ा होकर आपसे सवाल करता है। ये आप लोगों के साथ अमूमी तौर पे कब हो रहा होता है, जब आप किसी भी छोटे क्लस्टर के साथ घर में, खानदान में डिनर पे बैठे होते हैं, या फिर किसी और जगह गए होते हैं, दफ्तर में होते हैं, दफ्तर में कोई मीटिंग कर रहे होते हैं। यू कैन नॉट एवर मेक दैट मिस्टेक कि मैं उसके उस खिताब से, उसकी रिएक्शन से उसकी पर्सनैलिटी टाइप आइडेंटिफाई करूं। आपको एक खास वक्त देना पड़ेगा और 3-4 अलग अलग टाइप की सिचुएशंस के अंदर से उस बंदे को गुजारना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद कहीं इस लेवल तक पहुंचेंगे कि आप कोई आइडेंटिफायर लगा सकेंगे ये इसकी पर्सनैलिटी टाइप ऐसी। अभी जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे उसको बिग 5 पर्सनैलिटी असेसमेंट कहते हैं। वो आसान है और इस वक्त का मोस्ट एडवांस टूल इस वक्त का। बड़े बड़े पर्सनैलिटी असेसमेंट प्रोग्राम होते हैं, साइकोलॉजिकली वायबल भी होते हैं, मगर वो आम बंदे के लिए आसान नहीं होते समझ। एक तो ये कि उसमें ओवरलैप बहुत होता है, अभी आपको बताऊंगा ओवरलैप क्या होता है, फिक्र नहीं करें। मगर आपको ये बात बहुत जरूरी है कि पता हो कि जब तक आप किसी की पर्सनैलिटी टाइप असेस नहीं कर सकते, तब तक आप किसी भी लेवल पे उसको जज नहीं करेंगे कि ये इसने इसकी बिहेवियर, इसका रवैया जो है वो क्यों इस तरीके से इसने ये मेरे सामने पेश किया है रवैया। जो भी मामला हो, किसी भी मामले में, बेटे के साथ बात कर रहे हैं, बेटी के साथ, बहन के साथ, बीवी के साथ, शोहर के साथ, सास के साथ, दोस्तों के साथ ना। इमोशनल इंटेलिजेंस तो चेक की तब होती है जब आप लोगों के साथ मामला करते हैं ना, वरना अकेले बंदे की तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या मेजर करनी है आपने। हो सकती है और करेंगे भी हम, इंडिविजुअल एक कैटेगरी अलग है सेल्फ अवेयरनेस की, मगर वो उसकी जो आउटपुट है वो लोगों के आपसी ताल्लुकात के बीच में उस तरह का इस्तेहकाम है कि उस इस्तेहकाम को लोग फील करके उसी वजह से उस मेच्योरिटी, उस प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी की वजह से आपके साथ लोग बर्ताव करें, जो भी करें। नाउ देयर विल बी सो मेनी पीपल, मैं आपको कुछ केस स्टडीज भी दूंगा जो कि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से लाऊंगा मैं आपके सामने, जो कि आपको पता होना चाहिए कि हम कई दफा 99% ऑफ द टाइम, अगर आपको पर्सनैलिटी असेसमेंट की सेंस नहीं है ना, तो आप हर बंदे को, ये रूल है, ये लॉ है साइकोलॉजी का, कि जब आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की सेंस इस एकेडमिक लेवल पे नहीं डेवलप होती, तो आप हर इंसान को अपनी पर्सनैलिटी टाइप समझते हैं। ये बस याद रखिएगा। ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज एक्सपेक्ट other human beings to behave how they would have behaved, they themselves would have behaved in that very situation. Okay, let me just let people in the enter waiting room में आ गए सारे जी। ना अब मसला ये बहुत बड़ा है कि भाई अगर दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सनैलिटी टाइप होती, ठीक है, तो फिर तो ये मामला, ये क्वेश्चन ठीक थी और फिर लोगों को जज करना भी ठीक था। वी शुड हैव बीन एबल टू फिर तो दुनिया में 99% मामला मसाइल होते ही ना अगर सबकी एक पर्सनैलिटी टाइप होती। अब चूंकि ये हमारी इनेट डिस्पोजिशन है, खुदादाद गिराव है हमारा इस पेडेस्टल के ऊपर, इस पायदान पे हम आते ही आते हैं कि मैं होता तो ऐसे करता, मैं होता तो इसका ये जवाब देता, मैं होता तो खड़ा हो जाता, मैं होता तो बैठा रहता, मैं होता तो इसको सुना देता, मैं होता तो चुप रहता। हर बंदा अपने आप को उस मामले में रख के उस अगले बंदे की गलती को एक्सरे कर देता है, कॉज भी निकाल लेता है और इफेक्ट भी निकाल लेता है। अब इफेक्ट तो हम सबको नजर आ रहा होता है। सो ये इंतहाई बड़ी हमाकत होती है, बहुत ही बड़ी जाहिलाना रवैया हमारा, कि हम ये सोचते हैं कि मैं होता तो ऐसे कर लेता। आप नहीं है, एक पहली बात तो ये कि आप होते, अल्लाह ताला के तुक्के नहीं है और किसी वजह से उसके साथ वो वाकया हुआ और किसी वजह से आपको दिखाया गया, तो सीखने का मामला है। दूसरा, अगर डिफरेंस इन पर्सनैलिटी टाइप्स ना होता तो इतने नुकसान होते ना, मैं अब उस तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, मगर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से ये बैलेंस किया हुआ है कि हर इंसान अपनी शनाख्त को ऐसे जाहिर करके दिखाता है, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे जाहिर करता है, मगर लोग देख नहीं रहे होते, जो बस आंखें खुली हैं मगर नजर कुछ नहीं आ रहा।
So this is a problem that you all will face, and after this assessment, this बार बार प्रैक्टिस करेंगे हम, और मैं अब जब लेवल 2 पे जाऊंगा, MMPI 2 पे हम जाएंगे, क्या पता MMPI 1 पे ही रखूं मैं आपको, डिपेंड करता है। वो छोटे ग्रुप्स में करेंगे MMPI टेस्ट, मैं सबको ही दूंगा, मगर जब क्लस्टर बनेंगे तो मैं, क्योंकि MMPI या इस बिग 5 के बाद आपको इतनी कोई तफसील से अंदाजा हो जाएगा, इतनी सेंस क्रिएट हो जाएगी कि आप किसी भी बंदे को, शुरू में तो आप हर बंदे का बस एक जायचा बनाना शुरू कर देंगे कि इसकी ये पर्सनैलिटी, इसकी है। उसके बाद अगर आप इसकी पूरी तरीके से नौयत को नहीं समझेंगे तो मामला सिर्फ बिगड़ सकते हैं। तो इसको मैं बहुत ज्यादा तफसील से कवर करूंगा, बार बार हम इसके ऊपर गिरेंगे आके, ठीक है। लेट मी जस्ट, मैं बताता हूं आपको, इस सब टेस्ट की तफसील बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मिनेसोटा प्रोफाइल कहते हैं इसको। मिनेसोटा प्रोफाइल इज ए, ज़ाहिर इतना काम और इतनी जरूरत थी इस काम की, अब आपको मेरी छोटी सी स्पीच से अंदाजा हो गया होगा कि कितना जरूरी काम है कि लोगों की पर्सनैलिटी टाइप अगर अलग अलग है तो फिर तो बहुत जरूरी, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, बच्चों की तरबियत में डालना चाहिए कि लोगों के साथ कैसे रवैया करना है, लोगों के साथ प्रिडिक्ट कैसे करना है रवैये को, मगर हम नहीं करते। तो वैसे हम बच्चों को हर तरह की तरबियत देने की कोशिश करते हैं, ये बेसिक्स हैं जो हम नहीं बताते, और ये इतनी जरूरी चीज है कि आपको जब ये बात पता चलेगी उसके बाद एक यूफोरिया की डोपामिनर्जिक फीलिंग आएगी कि अच्छा फिर तो लाइफ बड़ी आसान होगी। आसान तो बहुत हो जाएगी, मगर उसके बाद आपके अंदर एक हल्का सा किबर की, एक रौनक की फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज यू विल नो द पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ अदर पीपल, बट देन यू विल बिकम ए जज। डोंट मेक दैट मिस्टेक, डोंट मेक, जब तक आपके पास सैकड़ों में ना सैंपल आए किसी के बिहेवियर का, तब तक आप किसी भी किस्म की प्रेडिक्टेबिलिटी खुद ना रन करें। रन करते रहें हर वक्त, मगर जज ना करें, उसको कंक्लूड ना करें, कोई कंक्लूसिव अल्फाज ना मुंह से निकालें, ठीक है। मैं जस्ट मैंने ये YouTube पे जा रहा है, तो लेट मी जस्ट रिकॉर्ड इट हियर, बाकी का हिस्सा मेरी टीम आपको व्हाट्सएप पे भेज देगी। मैं कुछ सवाल ले लेता हूं अभी के लिए, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट्स आ ही जा रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि मैं स्पीड पकड़ूं। जी फरिया, आपसे सवाल शुरू करते हैं, आपका नाम सबसे पहले है। जी फरिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर मेरी आवाज आ हाँ, रही है आपको? जी आ रही है। अच्छा, आज आपने जो बात की है इसी हवाले से मेरा सवाल है आपसे कि लाखों लोग सुनेंगे इस बात को, यकीनन कोई ना कोई जो है इससे सबक जरूर सीखेगा। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, कंफ्यूजन है, और मैं किसी से, आम बंदे से करना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे इसकी क्लैरिटी चाहिए थी। एक बंदा जब हमारे अमूमन माशरे में एक अल्फाज है, वो है नो का। वो बहुत बोला जाता है, मियाँ बीवी हों, बच्चे हैं, आपस में एक दूसरे को बहुत ज्यादा नो बोलते हैं। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहां पर भी। पर्सनैलिटी में क्या चेंज आता है जब इतना ज्यादा नो सुनते हैं जहाँ पर नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान और सुन्नत दोनों बहुत क्लियर तरीके से हमें बताते हैं कि नो कहाँ बोलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम सीख नहीं पाते, या हमारे उस्ताद हमें सिखा नहीं पाते। तो मेरा यही सवाल था कि कुरान की रूह से नो मीन्स क्या है? स्टार्ट फ्रॉम, मैं एक टॉपिक करेंगे साइकोलॉजी के सेक्शन में, जब हम आएंगे उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। एक्चुअली मैं आपको रिमाइंडर अलार्म क्लॉक बना रहा हूँ, जी। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। आपने मुझे, ये वैसे भी मेरा पार्ट ऑफ द करिकुलम है, ये वेबसाइट पे भी पब्लिश हुआ है, ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस बहुत जरूरी, ये दिस इज लाइक द न्यूटन्स लॉ, साइकोलॉजी में लॉ है, ट्रांजैक्शन एनालिसिस जरूरी है। उसमें इसकी बहुत तफसील होगी। बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि ईगो बनता कैसे है, ईगो क्रश कैसे किया जाता है, ईगो की मैनिफेस्टेशन कैसे होती है, ठीक है। ईगो बहुत काम की चीज है हमारी, ठीक है। और आपको ये बात पता होनी जरूरी है कि जैसे ही आप किसी को ना करते हैं ना, तो उसको आप सप्रेस करते हैं, उसको बुलडोज करते हैं, उसको लिटरली बुली कर रहे होते हैं। अब कई जगहों के ऊपर हम चूंकि छोटे बच्चे होते हैं, तो जब हम बच्चे होते हैं तो माँ बाप से सबसे पहले ना सुनते हैं, जाहिर है जरूरी भी होता है कई जगहों पे ना सुनना, बच्चे ज्यादा सुनते मगर हैं ना। हाँ नहीं, मगर होता क्या है कि आप, तीन तरह के ईगोज होते हैं, कि हम साइकोलॉजी में हम्म। बहुत तफसील से कवर करेंगे, मैं आपको वन लाइन आंसर देता हूँ, ठीक है।
कि एक होती है चाइल्ड ईगो, एक होता है पेरेंट ईगो, एक होता है एडल्ट ईगो। ठीक है, ये बेसिक्स बता रहा हूँ आपको, इसकी तफसील करेंगे हम काफी। ट्रांजैक्शन एनालिसिस में ईगोज की आपस में कॉन्वर्सेशनल प्रैक्टिस भी करेंगे हम, कि किसी भी बंदे का को जब आप इंपेरेटिव स्टेटमेंट देते हैं ना किसी भी, और नो इज एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट, याद रखिएगा, खाली नो की बात नहीं है, और भी कितने भी इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स आएंगे, सो खाली नो पे मत रहिएगा। और जब भी कोई बंदा, कोई कोई मोटिवेशनल स्पीकर या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट ये नो के ऊपर खुतबा शुरू करे तो उसे कहना इसमें बाकी की चीजें भी डाल देना आप, अफेक्ट तो वही आएगा, कॉज तो वही है। ईगो ही ट्रिगर किया ना, नो से आपने ईगो ट्रिगर कर दिया अगले का। अब वो कौन सा ईगो ट्रिगर करना है, तो उसके लिए नो के 1000 तरीके उसमें हम सीखेंगे इंशाल्लाह। कि जैसे ही जबरदस्त। आप, जैसे ही हम बच्चे हैं ना, जब जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप से ना सीखना ना सुनना हमारी एक रिक्वायरमेंट है ना। ज़ाहिर है कुछ छुरी मांग लेगा बच्चा तो ना ही सुनाऊंगा ना, या फिर कोई ऐसी बात करेगा, बच्चा है तो बच्चे ने तो 1000 ऐसे फरमाइशें करनी है जिसको बार ना लाना हमारा पेरेंटल ड्यूटी भी तो होती है ना। सो होता क्या, माँ बाप ना कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते, कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं करते, तो नो इज योर फाइनेस्ट पॉसिबल आंसर, याद रखिएगा। सुस्त माँ का, काहिल माँ का, काहिल बाप का, सुस्त बाप का सबसे बेहतरीन प्लान होता है बच्चे को ना कर, क्योंकि बच्चा ताबेदारी में वो करेगा ही करेगा जिसका जवाब आया। तो क्योंकि हाँ करने के पीछे मेरा रिएक्शनरी फॉलो थ्रू रिक्वायर्ड है, कि अब उस साथ चलें, हाँ चलें, तो अब मुझे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये कर लूं, हाँ कर लें, तो अब मुझे सुपरवाइज करना पड़ेगा। तो हाँ के पीछे मेरा एक रिएक्शनरी फॉलो थ्रू होता है, आई नीड टू फॉलो थ्रू इट विद सम एक्शन, राइट। तो उस सुस्ती में, उस काहली में भी हम 95% ना जितनी भी करते हैं ना हम, वो उस सुस्ती के पीछे करते हैं कि नहीं ये ना करो, ये ना करो, बस कर दो, ये छोड़ दो, सो जाओ। ठीक है, ये सारे के सारे मामलात में कॉन्शियस पेरेंटिंग नहीं होती। अगर कॉन्शियस पेरेंटिंग होती तो 1000 ऐसे मौके बच्चे देता है आपको, बच्चा, एक बच्चा माँ को और बाप को कम से कम 50,000 मौके, मैं कम ही बता रहा हूँ, ये कोट मत कीजिएगा, मैं कोई ऐसा फिगर नहीं जो रिसर्च में आया, मैं मुहावरतन कह रहा हूँ। 50,000 मौके साल के देता ही देता है, साल में 50,000, कि मुझे एक बड़ा साहबी बना दो, मुझे लीडर बना दो दुनिया का। 50,000 ट्रेनिंग के मौके खुद देता बच्चा, कहता है मुंह से। मगर हमें चूंकि पता नहीं होता कि इस हरकत के लिए जो वो करना चाह रहा है उसके पीछे कौन सा एट्रीब्यूट डेवलप हो सकता है, कौन सी स्किल डेवलप हो सकती है, कौन सी सेंस डेवलप हो सकती है। बच्चे की तो नॉलेज नहीं डेवलप होती ना, बच्चे की रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम डेवलप होता है। मैं 3 साल से लेके 7 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चले 2 साल से भी ले लें आप, क्योंकि एकेडमिकली स्पीकिंग तो पहले दिन का बच्चा भी सीख तो रहा होता ना। सो 7वें साल चले, 8वें 9वें साल तो भी सेफ साइड, क्योंकि डॉक्टर्स भी सक्सेशन में है, तो थोड़ी सी तनकीद आएगी कि सर 7th और 9th के बीच का एक बायोलॉजिकल फ्लैग जो है ना वो मिस करते हैं आप हमेशा। तो नहीं, 9th ईयर तक ले लें, ठीक है। 10th ईयर में तो अब आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स तैयारी के लिए पूरी तरह पर तोड़ रहा है। उससे पहले पहले भी आपको 1000 ऐसे मौके मिलते हैं जिसमें आप अपनी सुस्ती के पीछे ना कर देती हैं, जो कि उसके पीछे फॉलो थ्रू लगा होता है, बच्चे ने खींचना होता है, उसके हाथ हो गई है तो फिर चले साथ। तो उस बच्चे को हम ऐसी ऐसी चीजों से महरूम कर देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तैयार नहीं होते, पेरेंटिंग का पता नहीं होता। पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग का नहीं पता होता। इंसान सीखता कैसे है, पेरेंटिंग का पहला उसूल, ठीक है। कि इंसान, ये किताब हर एक को ना शादी के वक्त लड़की लड़के को वो गिफ्ट में मिलनी चाहिए, कि इंसान, बच्चा जब होता है, इंसानी बच्चा कैसे सीखता है। ये किताब अगर आप अम्मी और अब्बू को, लड़के और लड़की को दे दें शादी से 1-2 हफ्ते पहले, कि भैया इससे पहले कि शादी हो जाए ये जहेज की तैयारियां बाद में करना, ये घर के फर्नीचर बाद में खरीदना, लड़के को भी ये नौकरियों की स्ट्रेस बाद में, पहले ये देखो इंसान कैसे सीखता है, ये पढ़ लो, 2-3 दफा पढ़ लो। क्योंकि बच्चा बार बार कह रहा होता है अम्मी ये वाली स्किल सिखाएं, अम्मी ये वाला एट्रीब्यूट सिखाएं, अम्मी मेरा ये वाला एट्रीब्यूट बनना है, अबू मेरा ये वाला जो कैरेक्टर है ना इससे ये स्ट्रांग हो जाएगा। वो बोलता पता कैसे, ये कर लूं, वो कर लूं, यहां चला जाऊं, हम ना ना ना, नो नो, ऐसा ना। क्यों? क्योंकि मैं अपनी एक 2 रुपए की रूटीन में फंसी हुई हूं, जिसमें मैंने क्या करना है, आलू गोश्त पकाना है, लिटरली वो आलू गोश्त पकाना है। और उधर बच्चा जो है ना वो एक मेजर एट्रीब्यूट बनाना है उसने, आलू गोश्त बनाना है या इंसान बनाना है। सोचें जरा, हम आलू गोश्त बनाती हैं बैठ के सारी लड़कियां, क्योंकि खाना पकाना मेरा काम है, दुनिया में आई हूं, इंसान बनाना मेरा काम नहीं।
मैंने मॉर्निंग शो देखना है, तो बच्चे ने जो मर्जी कर ले, नहीं बस तुम्हें मैं स्क्रीन लेके दे दूंगी, स्क्रीन के ऊपर तुम जो मर्जी कर लो, खुद कुछ ना कर लेना। मैं आपको इस नो के पीछे की कॉज बता रहा हूँ। नो का अफेक्ट आपने पूछा है, वो मैं आपको आऊंगा ट्रांजैक्शन एनालिसिस। जी, असल में एक बात और है सर, कि मैंने ऐसी माएँ भी देखी हैं कि जो जी माएँ जो हैं वो बहुत समझ रही होती हैं कि मैं बहुत अच्छा से ट्रीट कर रही हूँ बच्चों को। मैं सारी कंसंट्रेशन मेरा सारा काम बच्चों को है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा नो बोल रही थी। आपका एक जुमला इस वक़्त कि बच्चा आपको बार-बार कह रहा होता है कि सहाबी कैसे बनना है, मौका दे रहा होता है। तो ये वाली बात इतनी अहम है हमारे लिए, क्योंकि मैं इस चीज़ को लेके बहुत वो हो चुकी हूँ, कन्फ्यूज़ हो चुकी हूँ कि इतना नो एक-दूसरे को सब रिलेशन में बोल रहे हैं, लेकिन सम टाइम ये भी नहीं पता कि यहाँ नो बोलना भी था कि नहीं बोलना था। लेकिन इस अल्फ़ाज़ का बहुत गलत इस्तेमाल नो हुआ है। नो के पीछे जो है ना मामला, वो मैंने आपको कॉज बताई है उसकी, कि जी, फिटीग जी। होती है माँ को, फिटीग हो जाती है, इंसान है। लड़की के साथ जिस लिए हमने कल्चरल टॉर्चर किया है, वो बेचारी आलू गोश्त नहीं बनाएगी ना, तो फिर तलाक भी तो हो सकती है ना उसको। मुझे पता है कि आलू गोश्त ना बनाने के पीछे नुकसान क्या है। मगर मैं फिर बता दूं आपको, कॉन्शियस पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो बच्चे को ऐसे देखते हैं जैसे साइंसदान लैब के अंदर जानवर को देख रहे होते कि क्या बिहेवियर शो कर रहा है, इसके साथ क्या करूं। अब कॉन्शियस पेरेंट इतनी बड़ी चीज है, हुँ। ठीक है। सो गौर से समझे इस बात को। मैं बार बार सीरा के ऊपर क्यों जाता हूं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ना, जिसने 2 बेटियों को या एक बेटे को मेरी नहज पे बालक किया तो मेरे साथ ऐसे हो। वो 12 साल का कोर्स है कि इस वक्त क्या डिस्पोजिशन है बच्चे की, इसके वक्त इस स्टेज के अंदर क्या क्या मामला इसको प्रैक्टिस में लेके आने। और बच्चे ने 5 या 6 दफा प्रैक्टिस करनी होती है, चले 10 दफा कर लेगा, तैयार हो गया, वो एट्रीब्यूट तैयार होना शुरू हो गया। बड़े 35 साल के बंदे ने या बंदी ने 500 दफा वो प्रैक्टिस करनी है, तब भी पूरी तरह तैयार नहीं होगा वो। और समझे, इतना हुँ। आसान है बच्चे के अंदर कैरेक्टर बनाना। बच्चा तो इतना कोई बाहिम्मत क्रीचर होता है, कभी भी नहीं वो पॉलिटिकल करेक्टनेस में या डरते हुए या कोई ऐसी बात करते, वो जो बात जहन में होती है वो कर देता है। हम उसको डरपोक बनाते हैं, हम उसको बुज़दिल बनाते हैं, हम उसकी जी, पर्सनैलिटी को बिल्कुल। अपनी पर्सनैलिटी में डाल रहे हो। सो जी। ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। ये चूंकि आपका सवाल पर्टिनेंट टू माई माई पर्सनैलिटी टाइप्स था, इसलिए मैंने आपको तफसील से जवाब दिया। आज जो आपका ओरिजिनल जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन है ना, उसको हम इंशाल्लाह ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में कवर करेंगे कि नो करती क्या है। ठीक है। इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं सर एक मैं एक सवाल और और बात ले। पूछ सकती हूँ? मैं सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करूँगी, सवाल नहीं है मेरा। जी जी बोलूँ मैं जी। एक्चुअली ये कहना चाह रही थी सर कि बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अनम्यूट जो है वो कम ही लोग हो पाते हैं, या फिर जो है ना बार-बार सेशन में हर दफ़ा सेम पर्सन आ रहे होते हैं। तो आप जो है किसी को होमवर्क दे दें ये कि हर किसी का सवाल ताकि आप तक पहुँच जाए, आपसे हर कोई हो, बात कर सके आराम से। खाली मैंने एक देयर इज अ पर्सन हु इज गोइंग टू बी असिस्टिंग मी, मैंने आज ही शॉर्टलिस्ट किया है उसको। वो भाई जज़ाकल्लाह। साहब, वो खातून, अस्सलाम वालेकुम। एक बंदा और एक बंदी, देखते हैं उनमें से कौन सिलेक्ट होता है। तो वो आपको मेरी प्रॉक्सी के तौर पे तमाम तर मटेरियल भी और आपसे कलेक्शन ऑफ मटेरियल भी वो किया करेंगे, अनाउंसमेंट सारी वो किया करेंगे, सो दैट यू नो कॉरेस्पॉन्डेंस ना रुके, कम्युनिकेशन ना रुके। हेलो। जी लाइबा, जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। Sir, actually, I have a very personal sort of आपकी question आवाज नहीं with आ रही you. लाइबा। Sir, am I audible now? ये वाली नॉट बिकॉज आपकी मशीन ठीक है, आपकी आपकी आवाज Hello. खुद बोल आहिस्ता रही हो। नहीं सर, मैं खुद आहिस्ता बोल रही हूँ. Right now, जी am I audible now? क्या Actually, sir, ओके, आप बात पूछिए। सर मुझे ये बता, एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ अपना, so that you can better understand me. Sir, क्वेश्चन इसी since टॉपिक के मुताबिक है ना। sir, right, कोर्स, today was my first class. So today was my first class with you. I have just ओके, joined this meeting now. बट योर क्वेश्चन इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? Yes, 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 yes. ओके, या प्लीज गो ऑन। It's related to some damage caused to children in their childhood. Okay, and I believe myself to be a victim of it too. Since the day I was born and I gained consciousness, I was subjected to the skin difference. Kali, 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 you know that thing? Not even from, नो दैट थिंग, डोंट।
not even from surroundings, but from the family members. Right now, even from my mother, even from my father, even from my siblings. And the worst was when I, मैंने जब अपनी अम्मी के मुंह से सुना, these things, they were beyond my expectations. Then I grew up a bit. Then I moved to a joint family. मैं मतलब हम लोग यहाँ पे I shifted to Quetta. हम लोग जहाँ पे सारी joint family रह रही थी. And then in-laws, तो in-laws की तरफ से भी वही सब कुछ आया. But my husband is, वो इन सब में नहीं है. तो मतलब वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड उन्होंने मुझे खुद अपने लिए चूज़ किया था. तो मतलब वो मेरे लिए बहुत सपोर्टिव हैं और उन्होंने मेरे लिए बहुत जगहों पे स्टैंड लिया और हर जगह लिया है जहाँ जहाँ नेसेसरी था. एंड आई एडमिट दैट. बट राइट नाउ आई एम इन माई पेरेंट्स हाउस. रुखसती वाला रुखसती नहीं हुई अभी तक, बट आई एम इन निकाह विद हिम. लेकिन सर इतना इमोशनल डैमेज कि अगर कोई अब मुझे कोई बात भी करे ना तो आई साइलेंटली स्क्रीम विद इन माई सेल्फ. मैं सिर्फ एक घर के कोने में बैठी होती हूँ और that verbal torture is going on and going on and going on just because I am a girl, just because they think that I am bound to just work. Am I bound to this only? आप लोग एक स्टैंप लगा देते हो कि यार ये इसका स्किन कलर ये है और ये लड़की है. Alhamdulillah, I've done my O levels, I have done my FSC, and right now I am preparing for a medical entrance test. I am not a dumb person, but what they do is स्टैंप लगा दिए, काली है और बेटी है तो बस इसका एक काम है, काम 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 और घर के काम. भाइयों के बिस्तर तुमने डालने, भाइयों का काम तुमने उठाना है, भाई के गंदे सॉक्स तुमने उठाने, भाइयों की हर चीज़ आपने करनी है. वाई वाई क्यों खुद नहीं कर सकते? ओके देन इट जस्ट नॉट स्टॉप्स हियर. सुबह आँख खुलेगी ये सब कुछ होगा, रात सोएंगे ये सब कुछ होगा, एंड इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैं आपका सवाल समझ गया हूँ. लेकिन अब सर मुझे इतना वो डैमेज हो चुका है, लाइक आई फील विद इन माई सेल्फ एंड ड्यू टू दिस माई पार्टनर हैज़ टू फेस ऑल दिस. फिर आखिरी में जब मैं जो कहीं पे कोई फ्रस्ट्रेशन, मतलब कहीं पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा होता, हम लोग बाउंड है, माँ बाप के आगे नाफरमानी नहीं करनी, माँ बाप से बदतमीज़ी नहीं करनी है, माँ बाप के आगे खामोश रहना है, हमें उन लिमिट्स में भी रहना है. लेकिन हम उनको, अगर मैं उनको विद इन द रिस्पेक्ट, विद इन द बाउंड्री, अगर मैं उनको ये बताने की कोशिश करूँ कि मॉम दिस इज़ नॉट राइट, तो वो भी उल्टा हमारे ऊपर आ जाता है कि हु यू आर टू इंस्ट्रक्ट अस. तुम अभी मतलब तुम्हारा एक नया दीन आया है, तुम मतलब किस मौलवी को फॉलो कर रही हो, ये कैसा दीन है, ये क्या है. और उस पर भी इतनी लंबी गिरदान, 1000 ऑफ थिंग्स हैपन कि मतलब मैं नहीं सोच सकती कि किसी की माँ या किसी का बाप मैं उसको ये आपका सारी सवाल बातें. समझ गया हूँ. आपका नाम था लाइबा. जी जी सर. नाउ आई वांट टू आस्क, इज दिस डैमेज रिवर्सिबल? क्योंकि जो मेरा पार्टनर मेरी वजह से फेस कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे खुद इन द बिगनिंग वी हैव बीन टुगेदर फॉर 6 years. इन द बिगनिंग वो खुद परेशान होते हैं कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, मैं तुम्हारा करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि उनको भी नहीं पता था. अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में मतलब हमें पता चलना शुरू किया कि यार हाँ इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, या इस वजह से आ रहा है, इन लॉज का प्रेशर, इन लॉज की वजह से, मतलब 24 घंटे वही एक इन्वायरमेंट है. अब इन्वायरमेंट चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि देयर आर सम बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शन सम. तो अभी इन्वायरमेंट नहीं चेंज हो सकता है. ऑल्दो माई हस्बैंड इज़ विलिंग टू एंड ही इज़ डूइंग हिज बेस्ट फॉर दिस एंड आई एडमिट टू इट, बट इस टाइम नहीं हो सकता है. तो सर आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस, एंड ही डज नॉट नो व्हाट टू डू विद मी. एंड आखिर में सब कुछ जाकर उनके ऊपर निकल जाता है. आई टुक योर ब्रोकन फैमिली डिसऑर्डर सेशन इन विच यू टोल्ड के मतलब सब सारा जो मवाद होता है, जब लड़की इस तरह के माहौल से आती है तो सब कुछ जो है उसके हस्बैंड पे आ जाता है, या अगर हस्बैंड इस तरह के माहौल से आता है तो सब कुछ उसकी वाइफ पे आ जाता है. एट लास्ट उनको इफेक्ट होता है. सो आई फील कि उनको मेरी वजह से 110% इफेक्ट आ रहा है. इवन मैं इतना शक करती, अगर वो बोलेंगे ना कि मैंने ये किया, मैं बोलूँगी नो यू आर लाइंग, इवन तो आई नो ही इज़ नॉट लाइंग, बट आई विल नॉट बिलीव हिम एंड आई नो आई एम नॉट बिलीविंग हिम. और आखिर में मैं खामोश होंगी और आई फील माई सेल्फ एज अ मैड पर्सन. आप ये बताएं, let me just ask you straight questions, okay? मैं चूंकि this is not a counseling session, Yes. वो मैं करूँगा जरूर, so I'm not going to go in that kind of detail. Do you actually believe, are you comfortable with your own self? Actually not. Well, then that's the problem, okay? Because
पीपल आर नॉट द प्रॉब्लम। ये आपने विक्टिम कार्ड जो है ना, ये सबसे पहले उठा के बाहर फेंकना। यू एक्चुअली हैव शोन मी दैट यू एक्चुअली आर द विक्टिम हियर, यू आर नॉट द विक्टिम। जस्ट बिकॉज यू हैव अ डार्क स्किन डजंट मेक यू But everyone talks about that. hold on, let me finish the statement. Let me finish the White statement. girls are sitting in the 11th, black girl is not. जी sir. लाइबा सुने ना, सुने मेरा जुमला सुने। जी sir. Just because you have a darker skin doesn't give you the right to object whatever people are saying to you. Okay. Harsh statement लगी है मेरी? बहुत। आप इसको swallow करें ना जरा, इस स्टेटमेंट को swallow करें। ये जब भी एक बंदा या बंदी किसी भी लेवल पे रिटिक्यूल हो रहा होता है ना, तो वो रिटिक्यूल होने की जिम्मेदारी उसकी अपनी होती है। आधा सर, एक 7 साल का बच्चा कैसे जिम्मेदारी, 7 साल की बच्ची नहीं है ना, वरना मैं आपसे ये बात ही ना करता। ये हार्श स्टेटमेंट 7 साल के बच्चे को ना दे देना कभी। ओके, 7 साल के बच्चे को नहीं, 13 साल की लड़की को लेकिन जरूर ट्रेनिंग में डालें कि जब तक तुम खुद इंफीरियर नहीं हो, तब तक दुनिया का कोई भी लफ्ज तुम्हारे कानों में आके तुम्हें इंफीरियर नहीं कर सकता। और जिसकी ट्रेनिंग में ये सब कुछ ना आया हो, देन व्हाट? तो अब आप इसलिए क्लास में आ गई ना, इसलिए मैंने आपको स्ट्रेट वो वाली 2000 मिलीग्राम की गोली मैंने आपको पकड़ाई है कि ये सॉल्व करें। यू आर द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम हियर, नॉट योर मदर, नॉट योर फोक्स। ओके, आपको मैं 1 घंटे का सेशन करता, मैं अभी उसके एंड तक मैं लेके आता तमहीद बांध के पूरी तरह प्रिपेयर करके, तो एंड में मैंने आपको गोली यही वाली देनी थी। ये दवाई है कि अनलेस यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, सॉरी सर, हम थिंग्स आर इंसान नेवर कैसे गोना खुद चेंज। के साथ कंफर्टेबल हो, जब मतलब आप हमेशा कहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इसकी तफसील में मैं जरूर जाऊंगा, मगर चूंकि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का एक खास सेक्शन है जो आपने ट्रिगर करवा दी, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर ब्रश्ड अवे द क्वेश्चन कि हम किसी और दिन कर लेंगे या अकेले में बात करते हैं वन ऑन वन में कि लोगों को। मगर ये याद रखिएगा, हर बंदे के अपने अपने डीमंस होते हैं। वो डीमन क्रिएट करना माँ बाप का काम होता है, कोई शक ही नहीं है। 2 नंबर माँ बाप बच्चों के सामने उन्हीं के अंदर डीमन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रही हैं। जी सर। मगर वो डीमन को ना मारना एक बालिग लड़की या लड़के की जिम्मेदारी होती है कि वो मारे। नहीं मारता तो वो उसका अपना कसूर है, याद रखिएगा। ये मैं फिर बता दूं आपको, दुनिया में जितने भी लोगों ने, पूरी दुनिया ने लोगों की जब पेडेस्टल में सेरोटोनर्जिक वैल्यू बनाई है ना, डोमिनेंस हायरार्की में उसको ऊपर प्लेस किया, उसमें छोटे कद के 4 फुट के आदमी भी थे, काली औरतें भी थी, काली मर्द भी थे, सफेद, गोरे, मोटे, पतले, हर किस्म का बंदा पाया गया। इसका मतलब ये था कि एक्चुअली में ऑल ऑफ दीज फिजिकल ट्रेट्स नेवर मैटर्ड। वो बंदे क्यों डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर पहुंचते हैं, चाहे वो बिलियनियर हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो जिरगे का मुंशी हो, चाहे वो बराबर जहां भी उसने इज्जत पाई है। अगर ये मसला वाकई में रियल होता तो सिर्फ गोरे, लंबे, चौड़े, पतली नाक वाली, पतली कमर की 5 फुट 10 की लड़कियां, 5 फुट 10 इंच की, ये सिर्फ ये डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर आती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। एक्चुअली में डोमिनेंस हायरार्की में सबसे कम वैल्यू और सबसे कम इज्जत हम उन लोगों की करते हैं जो अपनी लुक्स की वजह से डोमिनेट कर रहे होते हैं, जो कर रहे होते हैं, इसमें कुछ शक में ना रहिएगा, कर रहे होते हैं लुक्स की वजह से डोमिनेट हो, मगर वो सबसे कम पेडेस्टल, लोएस्ट पेडेस्टल में आते हैं। सबसे ऊपर अभी भी हम सबसे बड़े फलसफी को ही रखते हैं, फिलोसफर को रखते हैं, सोचने वाले को रखते हैं। अभी भी जिस मर्जी कल्चर में चली जाएं, जितने मर्जी सुपरफिशियल लोग हों, जितने मर्जी प्लास्टिक की बातें करते हो, अपने सरदारी किसको दे रहे होते हैं? वो उस औरत को और उस आदमी को दे रहे होते हैं जो काम की बात कर रहा होता है। वो डांसर एक्टर, जो भी है, डांसर एक्टर का मतलब है कि इस इंडस्ट्री में लुक्स को, शो बिजनेस को, पूरा का पूरा मामला, इसको कभी भी वो डोमिनेंस हायरार्की में ऊपर सेरोटोनिन इतना चढ़ ही नहीं सकता आपके दिमाग में, ये याद रखिएगा। तो जिसने गिराया हुआ खुद गिराया हुआ। मैं आपको मिसाल देता हूं, दुनिया के जितने भी फिल्म एक्टर है ना, ये टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, ठीक है, जब गौर से समझे सेरोटोनिन क्या है, मैं यहाँ पे सेरोटोनिन के अंदर ट्रांजिट कर जाऊं ना, जब ये सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, जितने भी, दिलीप कुमार, जब अमेरिका के पेडेस्टल के ऊपर जाते हैं ना किसी भी शो में, और वहां पे ब्रैड पिट, टॉम क्रूज बैठे होते हैं ना, तो इनको उस वक्त इंस्टेंट इंजेक्शन लगता है डिप्रेशन का, सेरोटोनिन एकदम लो हो जाता। क्यों? इसलिए कि उसकी चमड़ी गोरी है? नहीं, खाली ये बात नहीं, याद रखिएगा, सेरोटोनिनर्जिक वैल्यू ज्यादा होती है डोमिनेंस हायरार्की में। वो जिस पेडेस्टल से वो अचीवमेंट कर रहा है, यही काम, ज्यादा अच्छा एक्टर इंडियन हो सकता है,
ज्यादा बुरा एक्टर अमेरिकन हो सकता है। टॉम क्रूज की एक्टिंग क्या पता आमिर खान की एक्टिंग से बुरी हो। मैं मिसाल दे रहा हूं, मुझे नहीं इनकी मेजर नहीं पता एक्टिंग की, ठीक है। मगर देर इज नो वे कि एक पेडेस्टल के ऊपर दोनों आए और एक दूसरे का सेरोटोनिन ऊपर नीचे ना कर दे। हो ही नहीं सकता ना, एकदम डिप्रेशन का दौरा पड़ेगा। अब यहां से मैं आपको लुक्स डिपार्टमेंट की औकात बताता हूं। ये लुक्स की औकात क्या है। जैसे ही ब्रैड पिट, टॉम क्रूज, बिल गेट्स और जेफ बेजोस के साथ बैठे होंगे, ऑल ऑफ अ सडन ब्रैड पिट का सेरोटोनिन ड्रॉप हो जाएगा कि यार बगैर लुक्स के, बगैर किसी विजिबल इक्विटी के, ये बंदा अपनी जो है ना साख्त किस लेवल पे लेगा कि बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स बैठे हुए मेरे सामने, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन पीपल वांट बी जेफ बेजोस, बिल गेट्स एंड व्हाटएवर। ये याद रखिएगा लुक्स की क्या डोमिनेंस हायरार्की में औकात क्या है। अब बिल गेट्स के सामने दलाई लामा बैठा हुआ है या फिर व्हाटएवर नेल्सन मंडेला बैठा हुआ है, ऑल ऑफ अ सडन जेफ बेजोस और बिल गेट्स का सेरोटोनिन ड्रॉप हो गया। उस बेचारे टॉम क्रूज की तो कोई औकात ही नहीं, उस शाहरुख खान, आमिर खान की तो कोई औकात ही नहीं। गौर से समझे इस बात को कि डोमिनेंस हायरार्की कर क्या रही है इस वक्त हमारे साथ। आपके ऊपर है लाइबा कि आपने कौन सी डोमिनेंस हायरार्की के अंदर अपनी स्किल, अपने एट्रीब्यूट्स, अपने पर्पस सेटिंग की हुई है। आप मोहम्मद अली सर जिन्ना साहब की कभी लुक्स की बात क्यों नहीं करती। अल्लामा इकबाल कितने खूबसूरत आदमी थे, कभी क्यों ये टॉपिक डिस्कस नहीं हुआ। बिकॉज डोमिनेंस हायरार्की में लुक्स की कोई वैल्यू ही नहीं। सर आई वांट ओके, टू वो आस्क यू हम अपनी सर सप्रेशन में, मैं मेरी जुमला पूरा सुन लो बेटा, जी जब तक मैं अपने आप को लुक्स डिपार्टमेंट में खुद नीचे नहीं लेके जाऊंगा तो लुक्स डिपार्टमेंट की औकात नहीं है कि वो खुद मुझे डिप्रेशन में लेके आए। सर औकात नहीं है। आपने हमेशा ये कहा कि जब जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होता है, वो ऑक्सीटोसिन के मशीन्स हैं। माँ के अंदर इतना प्यार होता है कि वो मतलब पूरी दुनिया से लड़ जाती हैं। सर व्हाट अबाउट दोस मदर्स जो कि अपने ही बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं, क्या उनका ऑक्सीटोसिन नहीं रिलीज हो रहा? या वो माँ बाप जो कि अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे, उनकी बारी ऑक्सीटोसिन किधर जाता है? क्या वो एकदम से वो गायब हो गया सारा ऑक्सीटोसिन? सेरोटोनिन ऑक्सीटोसिन को ट्रम्प करता है, याद रखिए। जितनी भी माएँ स्टेटस कॉन्शियस होती है ना, ये सेरोटोनिन करता है हमारा। जितनी भी माएँ, और ये पाकिस्तानी माँ का एक खास डिसऑर्डर है क्योंकि हम इमोशनल सुपरस्टिशन का शिकार हैं। आप ये बात नोट करेंगे किसी और कल्चर में ऐसे इतनी क्लियर मैनिफेस्टेशन नहीं होती। इमोशनल डिप्रेशन कहते हैं इसको। ये बात अगर टॉपिक की ना होती हमारे तो मैं तफसील में ना जाता, इसलिए गौर से समझिएगा। पाकिस्तानी खातून सम हाउ अपनी बेटी से compete करेगी ही करेगी। सम हाउ का आंसर मुझे आता है, अभी इज टू सून। और अपनी बेटी से कंपटीशन करना, इससे बड़ा गुनाह हो सकता है कि माँ अपनी बेटी से compete करे। बिकॉज जिस जगह पे आप लोगों को अपने आप को खुद प्लेस करती हैं, आप याद रखिएगा, बेटा बाप से कभी compete नहीं करता पाकिस्तानी कल्चर में। माँ बेटी से कंपटीशन शुरू कर देती है। और ये हजारों नहीं लाखों के स्टडीज है हमारे पास, और ये मेरी राय नहीं है, ये जर्नल्स हैं। ये गौर है समझे इस बात को। और वो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाती है और वो एक खास स्टेटस को में लेके आना चाहती है अपनी बेटी को, और वो अपनी बेटी को एज हर ओन स्टेटस को का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये सेरोटोनिन कर रहा होता है ना, अभी समझेंगे ना सेरोटोनिन को। इसलिए तो कहा है इससे ज्यादा जरूरी केमिस्ट्री नहीं है जब मैं सेरोटोनिन के अंदर जाऊंगा। 3 अलग अलग चैप्टर्स मैंने सेरोटोनिन के अलग बनाए हुए। आपको स्पेशली खवातीन को पता होना चाहिए कि डोमिनेंस हायरार्की क्या है। मैंने इसलिए होमवर्क दिया था, ठीक है। So let me just jump into serotonin of things. Let me just ask one last question. One last person ask a question. मुझे एक भाई साहब से बात करनी है जिनसे कोई बात ना हुई हो। नबील साहब, कैन यू हियर मी? शेख नबील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। So let's just jump into the question. जी सर छोटा सा क्वेश्चन है कि सर जजमेंट एक पर्सन की जजमेंट वो दूसरे पर्सन की इमोशंस पे कैसे डैमेज करती हैं सर? क्यों जजमेंट इसके इसीलिए हम सेरोटोनिन पढ़ रहे हैं। जजमेंट का मतलब क्या होता है, आप जरा खुद बताएं, आप क्या समझते हैं जजमेंट क्या होती है? हम सेरोटोनिन कर रही जजमेंट के लिए। सेरोटोनिन के अलावा जजमेंट नहीं पास होती है। डोपामीन का कोई ताल्लुक नहीं जजमेंट से। जजमेंट सेरोटोनर्जिक प्रोसेस है, रिएक्शन भी जजमेंट का सेरोटोनर्जिक ही है। सेरोटोनिन का क्या मतलब है अभी बताता हूं आपको। लेट मी जस्ट ओपन दैट, शेयर माय स्क्रीन। आप ये बताएं, व्हाट डू यू थिंक जजमेंट इज?
आप लोगों को नजर आ रही है स्लाइड्स? नहीं सर। जी सर। यस। अब जो अनम्यूट लोग हैं ना वो मेरे साथ ही रहिएगा, ठीक है? हम बातचीत साथ साथ करते रहेंगे एज यूजुअल पैटर्न। ये बताएं, मैं आपका नाम भूल गया सर। नबील। नबील साहब जी, नबील साहब, जजमेंट क्या होती है? जजमेंट यही होती है कि सर हम अगर हमने किसी दूसरे को जज करना है तो हम जितनी हमारी थिंकिंग लेवल है उसी का हिसाब से जितनी हमारी सोच जहां तक जाती है। नहीं, ये तो जवाब ही नहीं दिया आपने। पहली बात तो जिस चीज को डिफाइन करेंगे उसी लफ्ज को डेफिनेशन में इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? कभी भी जजमेंट की डेफिनेशन में जजमेंट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। आप बताएं जजमेंट का कोई मिसाल दें जरा। आपकी उम्र कितनी है नबील? सर 23। ओके, तो फिर तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। 23 साल में तो मतलब दुनिया, आप और दिमाग ग्रो नहीं करना आपका, ठीक है? इसी जितना हार्डवेयर बनना था बन गया। जी जी नबील, नहीं सर, जजमेंट की कोई मिसाल दें। जजमेंट नहीं, की कोई जजमेंट भी का तर्जुमा मिसाल मत के करें मतलब कि स्लाइड अगर मेरी स्क्रीन पे जजमेंट का तर्जुमा मत करें। जजमेंट का क्या की डेफिनेशन पूछ रहा था। ये उर्दू होती है, और ये राय कायम करना काश के जजमेंट होती। नहीं, राय कायम तो नहीं होती ना, ये प्रॉपर हतमी फैसला होता है एक बंदे के बारे में, ठीक है? जजमेंट होती क्या है, हतमी फैसले का मतलब क्या होता है, ये पूछ रहे। जी जी नबील, जी सर, जजमेंट को डिफाइन करें। छोटी आप सी इमोशनल मिसाल ये है इंटेलिजेंस के कि कोर्स के सेंटर कोर में पहुंच जाएंगे। जजमेंट क्या होती है, सेरोटोनिन क्लियर हो गया अगर आपको जजमेंट समझ आ गई। सर छोटी सी मिसाल ये है कि अगर हम किसी को कोई अगर गुनाह करते ही देखते हैं तो हम फौरन से उसके ऊपर एक टैग सा लगा लेते हैं कि ये पर्सन तो है ही ऐसा, एक परसेप्शन सा हम बना लेते हैं। मतलब हम उस तरह फिर उस बंदे को उसकी पर्सनालिटी टाइप फिर वैसी ही हम अपने इमोशन में फिर चाहे हम बाद में उसको कुछ अच्छा काम भी करते देखें लेकिन जजमेंट हम क्या करती है का जवाब दे दिया आपने। जजमेंट क्या करती है, ठीक किया आपने, जवाब सही दिया। जजमेंट है क्या, ये बताएं जरा। सर मैं आंसर करूं? जी, का नाम क्या आपका? मिनाहिल। मिनाहिल, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है। जी सर। अच्छा चलें, मुझे नहीं पता, चलें जवाब दें। इट्स आई थिंक जजमेंट होती है टू कम टू अ डिसीजन और अ कंक्लूजन बेस्ड ऑन व्हाट यू परसीव अबाउट समबडी। क्या मतलब है? कंक्लूजन तो आपने बता दिया, इसका मतलब क्या है? मिनाहिल, मुझे जज करें जरा, मुझे जज करें, मुझे जज करो बेटा, मुझे जज। कितनी उम्र होगी आपकी? 26। Okay, then you can really judge me. A Pakistani woman of 26, she really PhD कर चुकी हैं आप जजमेंट में। हमारे कल्चर में लड़कियों को जजमेंट की PhD कराई जाती है। जी, करें जरा मुझे जज। सर अब चूंकि आप मेरे टीचर हैं तो आई होल्ड यू एट अ पेडेस्टल, तो मैं आपको इसी तरह से जज करूंगी कि आप बहुत लायक आदमी हैं, आप सिखाने वाले हैं, आप कोच हैं, काउंसलर हैं। लायक, ये पहला लफ्ज आया है जो काम का है, जो मेरे काम का है, जो जजमेंट में कैटेगरी में उस थैले में गिर सकता है, जिसके थैले के ऊपर लिखा हुआ है जजमेंट। लायक आदमी है, ठीक है? नालायक का उलट लायक, ठीक है? कि जिसको पता है कि वो क्या बोल रहा है। यस, जी सर। ओके, चलो ठीक है, आपने मुझे जज किए। ओके, मगर नबील का ये मतलब नहीं था ना जजमेंट से, ना ही आपका ये मतलब होता है जजमेंट से। कभी भी हम ये नहीं कहते कितना अच्छा जज किया मुझे। हमेशा जज का लफ्ज बोलते हैं तो हमेशा उसको नेगेटिव टोन में रखते हैं कि डोंट जज मी, डोंट जज हिम। यस, बाय द वे, अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया जजमेंट को। नबी इस्लाम ने सख्ती से मना किया है, एक मुसलमान किसी को नहीं जज कर सकता। ओके, हम सिर्फ मामलात को जज करते हैं, सिचुएशन को जज करते हैं, बंदा जज नहीं कर सकते हम। अब मैंने आपको हिंट करा दिया है। अब कोई और, मैं और लोगों को अनम्यूट करता हूं ताकि सेरोटोनिन क्लियर हो जाए। सेरोटोनिन जजमेंट का केमिकल है, याद रखिएगा। सेल्फ जजमेंट हर वक्त पास हो रही होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, मेरे साथ 2-3 बंदे मुझे चाहिए इस मिसाल के लिए। सुफियान नदीम साहब, सुफियान साहब आए जरा। और अस्सलाम सर। मोहम्मद मूसा जी। सुफियान साहब, क्या हाल है आपका? सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब 3 बंदे मेरे साथ हैं, ठीक है? अब हम कमरे में बैठे हुए। ओके, कमरे में बैठे हुए। सुफियान साहब, कितनी उम्र है आपकी?
38 सर। 38 जी। मूसा आपकी कितनी उम्र है? 30 सर। नहीं, आवाज नहीं आई। 30 साल। 30 साल, ठीक है, 30 साल 38। नबील आपकी कितनी उम्र है? 23। 24। 23 साल। अब हम 4 बंदे 5 बंदे एक कमरे में बैठे हुए हैं और गपशप चल रही है। गौर से समझे इस बात को, खवातीन आप भी और मर्द आप भी, ठीक है। अब मैं जरा मर्दों की साइकोलॉजी को पहले क्लियर कर दूं, फिर उसी के रेफरेंस से औरतों की साइकोलॉजी क्लियर हो जाएगी। अब मेल साइकोलॉजी बहुत क्लियर मैनिफेस्टेशन करती है, क्योंकि वो बुली होते हैं, अग्रेसिव होते हैं, इसलिए वो बुली कहते हैं। तो एग्रेशन नजर आती होती है, ठीक है। जो मलिशियसनेस है वो नजर नहीं आती होती, इसीलिए उसको मलिशियसनेस बोलते हैं। तो खवातीन की नेचुरल फर्स्ट डिस्पोजिशन मलिशियसनेस में गिरेगी, याद रखिएगा, और आदमियों की एग्रेसिवनेस में गिरेगी। ओके, ये दोनों गलत काम है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब गौर से समझे इस बात को। हम 4 बंदे एक कमरे में बैठे हुए, ठीक है। सुफियान, आवाज आ रही है ना? जी जी सर। अब हम 4 बंदे 1 घंटे के लिए कमरे में बैठे हुए हैं, तो हम आपस में जो भी गपशप करेंगे ना, तो नेचुरली हम एक दूसरे को नेचुरली जज कर रहे होंगे। जज करने का मतलब एक्सरे कर रहे होंगे उस वक्त, ठीक है, कि कौन किस तरह का बंदा है, पर्सनैलिटी कैसी है इसकी, मैंने 3-4 घंटे गुजारने हैं, या फिर मैंने सारी उम्र का साथ करना है, मेरा बिजनेस पार्टनर हो गया, हम सारे एक ही बिजनेस में आ गए, एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सो पहले दफा मिले, हम ट्रेनिंग रूम में बैठे हुए थे, हम चारों का अभी ट्रेनिंग होनी है, उसके बाद हमने जॉब पे चले जाना, एक ही डिपार्टमेंट में चले गए हम। अब हमें पता है कि हमने एक दूसरे के साथ रहना, तो हम एक दूसरे को असेस करते रहते हैं। अब असेसमेंट इज पार्ट ऑफ जजमेंट, याद रखिएगा, ठीक है। मगर हम क्या असेस कर रहे होते हैं हमें खुद भी नहीं पता होता, हम खाली ये देख रहे होते हैं इंटेलिजेंस क्या है एक दूसरे की। यस जी सर। ये सब कॉन्शियस बिहेवियर है, ठीक है। हम रवैया देखते हैं, कितना हम्बल है, कितना आजिज है, कितना नाइस है, और इनकसारी है इसके अंदर, कितना दीन है, इस्लाम है इसके अंदर। यस, वो हम छोटे छोटे रवैये से देख लेते हैं। अचानक मैं किसी को के साथ बदतमीजी करूंगा तो आपके अलार्म्स क्रिएट हो जाएंगे, आपके अमिगडाला सेंसर ऑन होंगे कि ये रेड फ्लैग है, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, बहुत बड़ा अलार्म जनरेट हो जाएगा। यस जी सर। यस, अब आपको पता चल गया कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अब मैं और आप, हम चारों ने हर चीज जज करनी है एक दूसरे की, याद रखिएगा, मगर हम एक दूसरे की हैंडसमनेस कभी जज नहीं करेंगे, ठीक है। ये आदमी की नेचुरल फर्स्ट मेंटल डिस्पोजिशन होती ही नहीं है कि आदमी दूसरे आदमी को देखे और सबसे पहले ये चेक कर रहा हो कि यार ये बंदा कितना हैंडसम है और कितना मैं कितना कम हैंडसम हूं इसके मुकाबले में। हम ऐसे नहीं देखते, हम उसको उसका रवैया देख रहे होते हैं। यस, हम नौकरी पे जो आए, अचानक एक लड़की कमरे में एंटर होती है, हम चारों बैठे हुए, ठीक है। गौर से समझे इस मिसाल को, ये साइकोलॉजी समझा रहा हूं आपको। और वो लड़की लेट्स जैसे 24 ईयर की, ताकि जो सबसे छोटा नबील है ना क्लास में, वो भी उस लड़की को क्वालिफिकेशन की नजर से देख रहा हो। हर इंसान ऐसे ही देख रहा होता है, ठीक है। नाउ शी इज अ गुड लुकिंग गर्ल इन टर्म्स ऑफ द वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स। यस, समझ आ गई बात। और उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, उस लड़की के अस्सलाम वालेकुम कहते ही हम चारों, जो कि अभी दफ्तरी मामलात पे बात कर रहे थे, एक दूसरे का रवैया देख रहे थे, एक दूसरे का इस्लाम देख रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन हम चारों को बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ सुने, आपस में बातचीत किए, बगैर इस जुमले के अदा किए, हम चारों के अंदर, हम मर्द हैं इसलिए बता रहा हूं, हम चारों के अंदर एक हायरार्की ऑफ डोमिनेंस खुद ही प्लेस हो जाएगी, और मैं बगैर सवाल जवाब किए अपने आप को नंबर 4, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 1 खुद ही डिक्लेयर कर दूंगा। और समझे मेरी इस बात को। मैं जरा स्क्रीन शेयर करना 1 सेकंड के लिए बंद कर दूं। सुफियान मेरे साथ है ना आप? नबील? जी सर। हाँ, ये मिसाल समझ आई आपको? मैं आपको सेरोटोनिन समझा रहा था। सेरोटोनिन ऐसे काम करता है, ठीक है। पर्सनैलिटी टाइप्स और सेरोटोनिन दो ही काम करते हैं। अब मैं कितना, क्या नंबर मैंने दिए? नंबर 4, 3, 2, 1। हम 4 बंदे हैं ना। जैसे ही खातून ने एंटर होना है, मेरे ब्रेन ने हायरार्की ऑफ डोमिनेंस में अब मेरा नंबर खुद ही प्लेस कर देना। किस चीज का? हैंडसमनेस का। ओके ओके सर। खुद ही हो जाएगा। हम हमेशा, हमारे साथ होता रहा है सुफियान, 38 ईयर ओल्ड, आपके साथ भी होता रहा है, मेरे साथ भी होता है। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियसली बताता है क्या
कि मेरा नंबर क्या है, कि इधर लड़की के उस दिमाग के खाने में कि वो जब लुक्स चेक करेगी सबसे पहले, जाहिर है उसको तो नहीं पता अंदर कितना टैलेंट है, स्किल है, एट्रीब्यूट है, क्या है, उन्होंने सबसे पहले लुक्स चेक करनी। यस, प्रिमिटिव साइकोलॉजी, हमारा बेसल गैंगलिया ऐसे करता है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे पहले मैं देखता हूं, अच्छा हम में से सबसे ज्यादा हैंडसम कौन है, खुद ही बगैर कुछ किए अचानक नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ओके। और जैसे ही मुझे पता चलता है कि मैं नंबर 2 नहीं हूं, नंबर 3 हूं, नंबर 4 नहीं हूं, नंबर 1 हूं, जो भी है, जैसे ही मुझे पता चला मैं टॉप कंटेंडर नहीं हूं, सॉरी, मेरे से ज्यादा हैंडसम बंदा, अब मैंने हैंडसमनेस खुद ही चेक करना शुरू कर दी, पहले नहीं की थी, ओके। गौर से समझे इस बात को। जैसे ही मैंने अपना हैंडसम मीटर निकाला, और सडन जिस बंदे का हैंडसम मीटर नंबर 4 पे होगा वो डिप्रेशन की, उसका सेरोटोनिन लो हो जाएगा, और जिसका नंबर 2 पे होगा या नंबर 3 पे होगा वो क्या करेगा, अब उसने सेरोटोनिन हाई करने के लिए अचानक, और ये आप दोनों नोट करेंगे, और खवातीन तो खुद विक्टिम होती हैं इस चीज की, मर्दों के इस डोमिनेंस हायरार्की की डिस्पोजिशन की, तो वो क्या करेगा आदमी, ये औरतों को पता है, इसलिए मैं आपको बताता था, रेफरेंस आदमी के थ्रू आएगा, और आदमियों को तो बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो क्या करते हैं आदमी, फिर जैसे बंदे को पता चलता है अच्छा हैंडसमनेस में मैं जरा कम हूं, तो वो फिर फलसफा झाड़ते हैं, अकल झाड़ते हैं लड़की के सामने, वो वाली अचानक मिजाज उनका खुश मिजाज हो जाता है, ठीक है। और वो बता रहे होते हैं कि अच्छा मैं लुक्स में नंबर 2 हूं मगर ओवरऑल नंबर 1, क्योंकि और भी तो खाने होते हैं ना एक पर्सनैलिटी में। वी आर ट्राइंग टू शो टू दैट गर्ल नेचुरली, सबकॉन्शियसली, बेसल गैंगलिया यहां से गर्दन के ऊपर एक खास जो बिल्कुल जहां से दिमाग शुरू हो रहा है वहां से सारा का सारा काम हो रहा है, ठीक है। और वी आर ट्राइंग टू प्रूव टू हर कि मैं डोमिनेट, मैं हूं यहाँ का अल्फा, मेरा, आई एम द मोस्ट डोमिनेंट पर्सन। और वो लड़की कोई भी सवाल करे तो उसका एक इंटेलेक्चुअल किस्म का फ्लेवर आंसर देना हमारा काम हो जाता है, ठीक है। गौर से समझे। सुफियान मेरे साथ ही है ना आप। Why do you think girls go through this? Okay, through men. Why? Because men go through this serotonergic ups and downs when it comes down to dominating a place. अब जब प्रमोशन की बारी आएगी ना तब भी हम ये हरकत करेंगे, कोई लड़की एंटर होगी तब भी हरकत करेंगे, जब भी कोई ऐसा मुकाबला आएगा जहां कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा होगा तो हम ये जजमेंट को सबसे पहले खुद जज करेंगे अपने आप को, उसके बाद उस जजमेंट का सोल्यूशन निकालेंगे, और उसके बाद हम ट्रेजेक्टरी खुद मैप करेंगे, अच्छा अगला स्टेप क्या लूं कि मैं और ऊपर के पायदान पर चढ़, समझे। सो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि इसीलिए ना जितने भी मर्द ना अपनी बीवियों से खुश मिजाज नहीं होते मगर कवारी लड़कियों से बहुत खुश मिजाज होते, क्योंकि बीवी पहले से डिक्लेयर होती है कि हाँ इसलिए मुझे जज कर भी लिया कि मैं बहुत ही कोई लल्लू पंजू हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मेरी बीवी है, वो क्या कर लेगी। मगर उस लड़की के साथ, उस कवारी औरतों के साथ, स्ट्रेंज वुमेन के साथ हमारा मूड भी ठीक होता है, हम क्रैंकी भी नहीं होते, हम अचानक फनी ह्यूमरस भी होते हैं, हम शायर भी होते हैं, हम फलसफी भी होते हैं। कहां से आती है सुफियान ये कैपेबिलिटी, ये सेरोटोनिन फ्लो से आ रही होती, ओके। और बीवियां देख सकती है कि यार बदबख्त घर में तेरे मुंह बने होते हैं और बाकी ये बाहर निकलता था तू बहुत बड़ा, तू एक नेल्सन मंडेला बन जाता है आके, मोहम्मद अली जिन्ना है तू वहां का, वो क्या है, वो सारा सेरोटोनिन का फ्लो है हमारा, okay. So it's such a beautiful way of looking at the chemistry of all things, okay. और अगर आपको ये केमिस्ट्री तो समझ आ गई, जो कि आ जाएगी, मेरा काम है आपको समझ, उसके बाद जिंदगी में एनालिसिस MRI करना इतना आसान है। यू विल चेक, स्पेशली जब आप ह्यूमन रिसोर्स को असेस करते हैं एज बॉस, आप कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल को असेस कर रहे होते हैं, तो आपको दूध अलग, पानी अलग, नमक अलग, आटे में नमक होता है, हाँ आटा अलग, नमक अलग, सब कुछ क्लियर हो जाता है कि व्हाई आर पीपल बिहेविंग द वे दे आर बिहेविंग, व्हाई इज दिस इंडिविजुअल बिहेविंग द वे ही इज बिहेविंग। आपको अगर सेरोटोनर्जिक हैंडल मिल जाए ना, डोपामिन का हैंडल बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बड़े बड़े शहसवार गिरते हैं डोपामिन के हैंडल के सामने, ओके। वो क्या शेर है, एक तुम ही नहीं फिसले हो यहाँ आके अदीम, बारिश जर में कहीं कई साहिब किरदार गिरे, ठीक है। क्या कि डोपामिन तो सेल्फिशनेस ट्रिगर, हर बंदा ही बड़ा बड़ा सूरमा आगे गिर जाए, सेरोटोनिन के ऊपर इतना मेजर कंट्रोल होता है ना ह्यूमन बिहेवियर को। और जितने भी एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं ना हमने ग्रुप्स में, जितने भी किए हैं, बड़े बड़े सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए, हम करेंगे जब साइकोलॉजी में जाएंगे, मैं आपको वो केस स्टडीज खोल के दूंगा इंशाल्लाह, यू विल बी लाइक $1 बचाए हैं लोगों ने। एक काम का साइकोलॉजिस्ट पीछे था, उसने पूरे पूरे अमेरिका के, मैं आपको मिसाल देता हूं जहां पे आपको थोड़ा फ्लेवर पता चल जाए,
ये प्रोविडेंट फंड होता है ना, जिस तरह प्रोविडेंट फंड पाकिस्तान अमेरिका, इसको 401k बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है। अब 401k करता क्या था अमेरिकन, चूंकि कैपिटलिस्टिक पूरा फ्लेवर, वो भी एक हार्वर्ड बर्नेस की साइकोलॉजिस्ट के पीछे उसने पूरी गेम की थी अमेरिका के सदर के साथ मिलके, और कैपिटलिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इंस्टॉल किया था अमेरिका में। तो हुआ कि अब वो शॉपर्स बन गए हैं, वर्क शॉपहॉलिक्स हो गए हैं सारे अमेरिकन, एक एक चीज खरीद रहे होते हैं, डेट में आ गए हैं। तो वो करते क्या है, वो अपना प्रोविडेंट फंड, जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं ना, जो ज्यादातर हैं, जो भी 401 के क्वालिफाई करते हैं, खाली नौकर नहीं क्वालिफाई करते, और भी एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, बिजनेसमैन भी करते हैं, बहरहाल वो किसी और तरीके से करते हैं। अब वो करते क्या है, वो प्रोविडेंट फंड साथ साथ निकाल रहे होते हैं और खर्चा कर रहे होते हैं। अब वो करते क्या है, जब वो रिटायर होते हैं तो सेविंग जीरो होती है, तो फिर किस पे गिरते हैं आके, सोशल वेलफेयर पे। किसका नुकसान होता है, अमेरिकन गवर्नमेंट का। इन्होंने फिर क्या किया, शिकागो यूनिवर्सिटी का एक साइकोलॉजिस्ट था, उसको हायर किया कि भैया ये तो अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, किस बात का, सोशल वेलफेयर का, तो तू बता हम क्या करें। उसने फिर कॉज के अंदर गया और देखा कि अच्छा ये कहानी तो डोपामिन की है, बेसिकली तो डोपामिनर्जिक रिएक्शन है कि मैं एडिक्ट हो गया हूं, मैंने पैसे खर्च करना ही करने हैं। He, instead of going into dopamine, he went played with the serotonin handle. आप वो जर्नल्स पढ़ें तो आपको पता चले ताकत क्या है आपका। अगर एक दफा आप इमोशनल इंटेलिजेंस को ना पूरी तरीके से समझ गए ना, आपसे ज्यादा ताकतवर इंसान कोई नहीं है। आप पूरी करोड़ों के लोगों की, अरबों लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो। उसने क्या किया फिर, गौर समझे, उसने कहा कि यार नेचुरली ना बेसिकली डोपामिन है, डोपामिन का मतलब है फिटीग तो फर्स्ट मेंटल रिस्पॉन्स है डोप एडिक्ट का। तो उसने कहा कि आप इनकी ना फटीक के साथ खेलते हैं, और फटीक क्या इतनी सी माइनस नज किया उसने खाली। उसने कहा कि लीगली हम इनका 401 के, इनका प्रोविडेंट फंड रोक नहीं सकते, वरना भलाई इन्हीं की है, इन्हीं के पैसे हैं, रिटायरमेंट की बात देने इनको रोक सकते तो रोक लेते, मगर लीगली वो पैसे इनके रोक नहीं सकते, हर साल हर महीने देने ही देने होते। तो उसने क्या किया, उसने एक ईमेल इंट्रोड्यूस करवाई कि आप रादर देन गिविंग देम द 401 के, एक फ्लैग एंटर कर दें। फ्लैग का मतलब है एक प्रोसेस में एक लूप एंटर कर दें कि हम आपको एक ईमेल भेज रहे हैं कि प्रोविडेंट फंड आपके अकाउंट में डाल दें अभी के लिए या नहीं, बस, ठीक है। ऐसे एग्जैक्ट ऐसे नहीं हुआ था, वो आप केस स्टडी पढ़ेंगे तो मैं आपको इस वक्त चूंकि पहली दफा सुना रहा हूं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। तो लोग मेल पढ़ते हैं और इतनी सारी मेल्स आती हैं, कोई रिप्लाई नहीं करता, कर देता है तो उसके लिए एक यस का बटन क्लिक करना था खाली। उसने वो यस का बटन इंट्रोड्यूस करवा दिया, और 60+%, वो एग्जैक्ट परसेंट भी हम पढ़ेंगे, वो तफसील में जाएंगे इंशाल्लाह। 60+% लोगों ने वो यस का बटन नहीं दबाना था, बस कि कौन यार आप मेल में जाए और जाके नीचे स्क्रॉल करके यस का बटन दबाए, और वो यस नहीं दबाते थे तो क्या होता था, वो पैसे उनके सेव हो जाते थे। And he saved billions of dollars for America because he gave the same money to the same people, but at the time of retirement, not at that time where they wanted to spend it. अगर आप केमिस्ट्री समझ गए ना एक दफा, फिर आप करोड़ों लोगों के नायब बन जाते हैं। आप अगर साइकोलॉजी समझ गए तो आप लाखों लोगों के नायब समझ गए, बन गए। अगर आप ना साइकोलॉजी समझे ना केमिस्ट्री समझे तो फिर आप अपने नायब भी नहीं बन सकते, आप अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। मैं हल्के से नज की बात बता रहा हूं, कॉज पता थी, उसने वहां पे जाके टीका लगाया। और भी बड़ी केस स्टडीज हैं बड़ी जबरदस्त और इंटरेस्टिंग, जिससे आपको पता चलेगा घर का माहौल नहीं कंट्रोल होता हमसे सिंपल सी एक बीवी या एक शोहर, एक बच्चों की 2 बच्चे 4 बच्चे 6 बच्चे नहीं कंट्रोल हो रहे। अपने ही बच्चे जो 100% ताबेदारी के सजदे हमारे सामने करते हैं कि अम्मी अब्बू जो कहेंगे करूं, वो ही नहीं कंट्रोल होते। और यहाँ पे बैठ के लोगों ने, इसी दुनिया में बैठ के, हमारे ही दौर के लोगों ने करोड़ों लोगों के बिहेवियर को चेंज किया। मैं आपको जब केस स्टडीज खोलूंगा, यू विल बी क्राइंग विद लाफ्टर कि इतना आसान था अगर हमें केमिस्ट्री समझ आ रहा, सेरोटोनिन का बिहेवियर समझ आ रहा। सो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि एक लड़की कमरे में दाखिल होती है, 4 बंदों की डोमिनेंस हायरार्की क्लियर हो जाती है। हर इंसान को पता है, हर आदमी को पता है कि क्लियर हो जाती है। अब लड़की जब कमरे में 4 लड़कियां बैठी हो ना, लड़कियां बैठी हो, गौर समझे, मेरे साथ लड़कियां भी अनम्यूट है जी सर। अब 4 लड़कियां कमरे में बैठी हैं, याद रखिएगा, और आपस में गपशप कर रही है। इतने में एक और लड़की एंटर हुई है जो कि अपेरेंटली बहुत गुड लुकिंग हो रहा था, ठीक है, वर्ल्डली स्टैंडर्ड्स पे। और समझे इस बात को, होता क्या है, आप लड़कियां नहीं है देखती कि ये हायरार्की ऑफ डोमिनेंस इस तरीके से नहीं देखती, इनकी आपकी साइकोलॉजी गौर से समझे इस बात को। पर्सनैलिटी टाइप तब समझ आएंगे जब आपको साइकोलॉजी टाइप पर चले। मेल साइकोलॉजी अलग टाइप की होती है, फीमेल साइकोलॉजी की डिस्पोजिशन अलग होती है।
लड़की ये नहीं देखती, और आपने नोट किया होगा तमाम तर आदमी पाकिस्तान में स्पेशली दर्जी की तरह औरत को ऐसे देख रहे होते हैं, चाहे दुनिया की 50,000 औरतें गुजरेंगी, 50,000 औरतों को नाप रहे होते हैं। ठीक है, ये इंतहाई गंदा ईवल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ही मैनिफेस्ट है। औरतों को पता होता है इस बात का। वो जब भी आदमियों के किसी क्राउड में से या किसी एक आदमी भी लंबे रास्ते से गुजरो जहाँ पे आदमियों की कोई इंटरफेस है, चाहे दफ्तर में हो चाहे बाजार में हो, जहाँ उनको हमेशा एक अनइजीनेस होती है। वो अनइजीनेस सेरोटोनिन का अप एंड डाउन होता है, याद रखिए। वो कोर्टिसोल नहीं होता, सेरोटोनिन ड्रिप हो रहा होता है, ड्रॉप हो रहा होता है, सॉरी। अब लड़की जब गुजरती है ना और 50 औरतें बैठी हो, 50 की 50 औरतें उस तरीके से नापती हैं जिस तरीके से आदमी को पता भी नहीं है कि किस तरीके से मेजर करना है औरत। व्हाई डू यू थिंक वीमेन स्टेयर एट अदर वीमेन? सोचे जरा। Because they are comparing them, their own selves in that dress, their own selves in that bag, their own selves in that on those shoes. ठीक है, ये इनको हो रहा होता है इनके ब्रेन में। और समझे, ये भी वही सेरोटोनिन कर रहा है ना। ये डोपामीन है ना ऑक्सीटोसिन ना कोर्टिसोल है ना गैबा है ना वेसोप्रेस, यू नेम इज प्योर सेरोटोनिन का बीकर है, और उसमें ठाठे मार रहा है वो सेरोटोनिन। और वो चेक कर रहे थे कि वेयर हाउ इज शी कैरिंग दिस बैग, दीज क्लोथ्स, दैट हेयर, दैट ज्वेलरी। ऑल ऑफ अ सडन शी इज मेजरिंग हरसेल्फ इन दोज वेरी एलिमेंट्स। ओके, नाउ वो क्या हो रहा है? वो कंपैरिजन बेसिकली वही हो रहा है। वो एक ही लड़की ने आपका सेरोटोनिन, आदमियों का, हम 4 बंदों का और हम 4 औरतों का, जो 4 औरतें मैंने सेकंड एग्जांपल में दी, इन 4 औरतों का सेरोटोनिन ऐसे फ्लो करवा दी। ठीक है, अब गौर समझे इस बात को। व्हेन यू गर्ल्स लिव विद लेट्स जस्ट से फॉर मोर देन 72 आवर्स, मैं सेफ बेट बता रहा हूं, हालांकि 6 घंटे में काम हो जाता है। आपने नोट नहीं किया तो होता है, खवातीन को पता होता है, आदमियों को नहीं पता होता, कि जैसे ही आप एक बिल्डिंग के अंदर, एक कैंपस के अंदर, एक कमरे के अंदर 6 औरतों को लॉक कर दें कि जी इधर रहो, आप रूममेट्स हैं, आप हॉस्टल में रहती हैं, आप घर में रहती हैं, आप खानदानी हैं, आप खानदान में रहती हैं, व्हाटएवर, ऑल ऑफ अ सडन 6 की 6 औरतों की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अलाइन हो जाती। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल अलाइन होती हैं, आयरॉनिकली किस खातून के अराउंड अलाइन होती हैं? जिसका सेरोटोनिन सबसे हाई होती है, जो डोमिनेंस हायरार्की में सबसे ज्यादा डोमिनेट होती है ना, इंटेलेक्चुअली या फिजिकली या एग्रेसिवली, किसी भी लेवल के ऊपर, इमोशनली, वो जितनी भी ज्यादा डोमिनेट करती, ऑल बाकी की खवातीन की साइकिल उस साइकिल, लड़की की साइकिल से अलाइन हो जाती। केमिस्ट्री इतनी बड़ी चीज है कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी, तो छोटी सी बात है, आपका पूरा हार्डवेयर ही बदल देती। पर्सनैलिटी छोटी सी बात नहीं है, मगर सॉफ्टवेयर है। आपका पूरा हार्डवेयर अलाइन हो जाता है अगर सेरोटोनिन आपके कंट्रोल में है तो। मैं भी ये पिछली खातून से क्या कह रहा था कि दुनिया नहीं बताएगी कि आप काली हैं गोरी हैं, आपने अपने आप को काला और इंफीरियर डिक्लेयर कर दिया है। हालांकि डोमिनेंस हायरार्की में काले भी उतने ही ऊपर पाए जाते हैं जितने गोरे पाए जाते हैं, अपनी अपनी किसी और एट्रीब्यूट की वजह से पाए जाते हैं ना यार। इवन लुक्स डिपार्टमेंट में भी काले भी उतने ही जितने गोरे हैं, मोटे भी उतने ही जितने पतले हैं। दैट इज सो वियर्ड कि देयर आर टोटली डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो कि आपको डोमिनेट करवा रहा है, मगर हम खुद अपने आप को जज करी जा रहे हैं। और किस चीज के ऊपर जज करी जा रहे हैं? उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर जिन स्टैंडर्ड हमने फेल होना ही होना है। याद रखिएगा, हम नेचुरली रिस्क एवेसिव है। सो मैं जरा तफसील में इसलिए अभी नहीं जा रहा ताकि मैं आपको जरा सेरोटोनिन समझा दूं। साइकोलॉजी में कवर करूंगा कि वो स्टैंडर्ड्स क्यों रखे हमने जिस पे फेल होना है। ये हमारी नेचुरल डिस्पोजिशन है, याद रखिएगा। क्योंकि हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल अस्पताल जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले कैंसर को फैक्टर आउट करता है, मैं मोहलिक बीमारियों को फैक्टर आउट करता है ना। तो वो कैंसर क्यों सोच रहा होता है कि ओके वर्स्ट केस सिनेरियो ये है। हम भी अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियो पे प्लॉट करके रखते हैं। तो वर्स्ट केस सिनेरियो पे ऊपर फेल करना आपका फितरी है, हमारा, फिक्र नहीं करें। मगर अगर आपकी ट्रेनिंग में है ये कि आपने फर्स्ट केस सिनेरियो से आगे निकलना ही नहीं है, क्योंकि आपका 99% ऑफ द लाइफ, लाइबा नाम था ना आपका, लाइबा 99% ऑफ द लाइफ आपके ऊपर वर्स्ट केस सिनेरियो अप्लाई होते ही नहीं है। इसीलिए तो उसको वर्स्ट केस सिनेरियो बोलते हैं, नॉर्मल केस सिनेरियो नहीं बोलते उसको, बेस्ट केस सिनेरियो नहीं बोलते। बेस्ट केस सिनेरियो भी आपका 1% 2% और वर्स्ट केस सिनेरियो भी 1% 2% होता है, 5%। बाकी का 80% 90% जो लाइफ आपकी गुजरनी है वो वर्स्ट केस सिनेरियो पे नहीं गुजरनी, मगर हमने पूरी की पूरी लाइफ के अंदर वो वर्ड्स के सिनेरियो को प्लॉट किया होता। सो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट वी हैव। ओके, सो आई होप यू गॉट द होल। मैनिफेस्टेशन कहते हैं, इजहार कहते हैं, ज़हूर कहते हैं, इजहार नहीं ज़हूर। मैनिफेस्टेशन इज ज़हूर, नजर कैसे आती है कोई चीज, ठीक है।